गुड मॉर्निंग बच्चों, साइंस गुरुजी में आपका स्वागत है। तो आज हम क्लास 12 के चैप्टर नंबर 1 का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम आज गाउस लॉज के एप्लीकेशन पढ़ेंगे। ठीक है, गाउस लॉ के तीन एप्लीकेशन होते हैं मेनली, जो आपके बोर्ड सिलेबस में हैं। वो 3 एप्लीकेशन हैं, जिसके अंदर एक आता है आपका इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टिंग वायर का। तो आज हम इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टिंग वायर के कारण किसी भी पॉइंट पे, उसके चारों तरफ किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालेंगे, जिसके अंदर हम गाउस लॉ को भी काम में लेंगे। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ गाउस लॉ। ठीक है, मतलब गाउस लॉ के एप्लीकेशन, अनुप्रयोग। ठीक है, तो गाउस लॉ के एप्लीकेशन 3 एप्लीकेशन हैं आपके मेनली, एक वायर का, एक शीट का एंड एक आएगा आपके स्फीयर का। ठीक है, एक लॉन्ग कंडक्टिंग वायर का, एक शीट का एंड एक स्फीयर का। तो आज हम पढ़ेंगे वायर के बारे में। ओके, सो टॉपिक की हेडिंग आती है इलेक्ट्रिक फील्ड एट आर डिस्टेंस फ्रॉम ए इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टिंग वायर। ओके, कि ई वेक्टर की वैल्यू निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है आर डिस्टेंस पे। कहाँ से? एक लॉन्ग कंडक्टिंग वायर है जो इनफाइनाइट लेंथ का है, उससे आर डिस्टेंस पे अपन को क्या निकालनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है कंडक्टिंग वायर के कारण। यदि यहाँ पे कंडक्टिंग वायर की जगह आपके पास यदि ओनली यूनिट चार्ज होता या कोई भी पॉइंट चार्ज होता, तो वहाँ पे आप सीधा डायरेक्टली आप कह सकते थे E = 1/4πε0 Q/r²। ओके, बट यहाँ पे क्या है? वायर है मतलब ये यूनिट चार्ज नहीं है। यूनिट चार्ज नहीं होने की कंडीशन में हम देखो किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक कंडक्टिंग वायर बना देता हूँ। ये आपका एक कंडक्टिंग वायर आ गया, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। इस कंडक्टिंग वायर की लेंथ इनफाइनाइट है, मतलब नीचे भी ये चलता जा रहा है एंड ऊपर भी ये चलता जा रहा है। अब इस वायर के कारण इस पॉइंट पे, ठीक है, इस पॉइंट पे हमको क्या निकालना है? ये पॉइंट कितना डिस्टेंस पे है? r डिस्टेंस पे है। इस पॉइंट पे हमको क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे निकालने के लिए सबसे पहले हम गाउस लॉ को काम में लेंगे। तो गाउस लॉ को काम में लेने के लिए आपको एक कंडीशन बताई थी हमने गाउस लॉ के लिए, कि हमेशा गाउस लॉ के लिए क्या चाहिए? क्लोज्ड सरफेस चाहिए, जो कि जिसे हम गाउसियन सरफेस बोलते हैं। तो इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम एक ऐसा गाउसियन सरफेस बनाएंगे जो कि इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सिमेट्री को फॉलो करे एंड ये गाउसियन सरफेस के सारे रूल्स को फॉलो करे। तो मैं एक सिलेंड्रिकल एक सरफेस बनाता हूँ। ये सिलेंड्रिकल सरफेस किसकी तरह बिहेव करेगा? गाउस सरफेस की तरह। ओके, तो ये सिलेंड्रिकल सरफेस किसकी तरह बिहेव करेगा? गाउस सरफेस की तरह। इस सरफेस के 3 आपके पास क्या होंगे? एरियाज रहेंगे। 3 एरियाज रहेंगे जहाँ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल सकते हैं। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी? पॉजिटिव से बाहर की तरफ होती है। तो इधर मतलब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किस साइड वर्क करेगा? पूरी तरीके से इस तरफ, बाहर की तरफ, एंड सिमिलरली इस साइड, इस तरफ। ओके, सो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड या इस साइड। अब ये सरफेस आते हैं आपके पास। पहला ये कर्व सरफेस एरिया को मैंने मान लिया S1, अपर वाले सर्कुलर सरफेस को मान लिया मैंने S2 एंड डाउन वाले को मान लिया मैंने S3। ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर की साइड है? बाहर की तरफ। तो S1 के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन E1, ओके, या E। इलेक्ट्रिक फील्ड पूरी जगह इक्वल रहेगा। ओके, सो E आ गया। सेकंड, इसके लिए
S1 के लिए एरिया वेक्टर किधर होगा, एरिया वेक्टर क्या होता है, DA होता है आपका, DA वेक्टर। DA वेक्टर कैसे बनाते हैं, किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर जो लाइन ड्रॉ करी जाएगी वो DA वेक्टर होती है। तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर कौन होएगा, ये DA वेक्टर। मतलब यहाँ पे E वेक्टर एंड DA वेक्टर के बीच में एंगल कितने का है, थीटा इज इक्वल टू 0। इसको मान लेता हूँ मैं θ1। क्लियर, समझ में आया। ये पोर्शन कर्व्ड सरफेस एरिया के बारे में बात कर रहा हूँ अभी। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की तरफ और एरिया वेक्टर भी बाहर की तरफ, तो θ1 की वैल्यू कितनी आ गई, 0 डिग्री। सिमिलरली यदि मैं S2 की बात करूँ तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर किस तरफ है, बाहर की तरफ। इस साइड ले लो चाहे इस साइड ले लो, लेकिन जो एरिया वेक्टर आएगा वो किधर आएगा, ऊपर की तरफ, DA वेक्टर। यहाँ पे θ की वैल्यू कितनी आ गई, θ2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, सिमिलरली डाउन साइड on this square, sorry, this circle, the direction of the electric field will be outside, so direction of electric field will be outside. Similarly, and the direction of the area vector will be perpendicular to the surface, then perpendicular line is the shows the direction of DA. So here the एंगल बिटवीन E एंड A इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ पे भी एंगल कितने डिग्री का बना, 90 डिग्री का। E बाहर की तरफ, चाहे आप ये डायरेक्शन इधर भी लोगे तब भी आपके पास 90 डिग्री आएगा, यहाँ पे भी लोगे तो भी आपके पास 90 डिग्री आएगा। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि फाई नेट टोटल जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेंगे वो क्या होगा कि S1 से फाई थ्रो S1 फाई थ्रो S2 प्लस फाई थ्रो S3, मतलब S1 S2 एंड S3 से जितने फ्लक्स निकलेंगे उन सबको ऐड करूंगा तो टोटल फ्लक्स आ जाएंगे। अब देखो S1 के लिए क्या आएगा फॉर्मूला, फाई का फॉर्मूला आपके पास होता है फाई इज इक्वल टू EDA कोस थीटा। ओके, सो यहाँ पे क्या आ गया, DA मतलब कंप्लीट DA इंटीग्रेशन या इंटीग्रेशन E डॉट DA cos θ1। सिमिलरली E डॉट DA cos θ2 एंड EA या EA cos θ3। ये S1 आ गया, ये आपका S2 आ गया, ये आपका S3 आ गया। S2 एंड S3 के लिए कितना है, S2 एंड S3 के लिए 90 डिग्री एंड कोस 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो इसलिए ये पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, और ये वाली भी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। सो फाई नेट इज इक्वल टू E, यहाँ पे θ1 की वैल्यू कितनी है, 0 डिग्री, और कोस θ1 की वैल्यू का कोस 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, सोचो भाई, 1। ओके, सो यहाँ पे क्या आ गया, E एक कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, सब जगह इक्वल है तो E बाहर आ जाएगा एंड DA आपका अंदर रह जाएगा। अब देखो क्या ये DA एरिया क्या रहेगा, कौन से सरफेस का एरिया पूछ रहा है, S1 मतलब ये कर्व्ड सरफेस एरिया। सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2πRL। सो E इज इक्वल टू 2πRL। ओके, दैट इज फाई नेट। अब गाउस लॉ क्या कहता है, गाउस लॉ इधर कर देता हूं मैं, ड्यू टू गाउस लॉ क्या कहता है, देखो गाउस लॉ क्या कहता है कि द टोटल फ्लक्स थ्रू ए सरफेस, गाउसियन सरफेस इज इक्वल टू Q, जितना भी चार्ज रहेगा इसका, मान लो यहाँ पे इसमें कितना चार्ज है, कैपिटल Q मान लेते हैं हम, ठीक है, कैपिटल Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, लेकिन यहाँ पे कैपिटल Q नहीं बोलता है, वो डायरेक्ट वो आपसे कहता है कि इस जो लेंथ है, जो वायर है, उस वायर के लिए जो आपकी चार्ज डेंसिटी है, चार्ज डेंसिटी लैम्बडा इज इक्वल टू Q अपॉन L। लैम्बडा है चार्ज डेंसिटी और लैम्बडा किसके बराबर होती है, Q अपॉन L के, मतलब टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ। तो इसकी लेंथ मान ली मैंने क्या है, L लेंथ है इसकी, इस सिलेंडर की लेंथ क्या है, L। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, Q इज इक्वल टू लैम्बडा L, ये Q की वैल्यू आ गई, वैल्यू पुट कर दो, फाई इज इक्वल टू लैम्बडा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, यहाँ पे भी लेंथ कितनी रहेगी बेटा, कैपिटल L। इक्वेशन फर्स्ट आ गई है आपकी,
यहाँ पे आ गई आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से आपने क्या देखा, ये भी फाइनाइट है, फाइनाइट। फर्स्ट और सेकंड से क्या देखा, ई डॉट 2 पाई आर एल इज इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एल से एल कैंसिल, सो ई की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी थी, फाइंड ई। तो ई इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन इंटू आर। मतलब इसको मैं क्या कर सकता हूँ, यदि मैं ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो क्या आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन आर। इसको क्या बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं इसको, के, ओके, के 2 लैम्डा अपॉन आर। तो ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी कहाँ पे, कि किसी भी इनफाइनाइट लेंथ के वायर के कारण किसी भी पॉइंट पर, इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे कितनी आएगी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, के 2 लैम्डा अपॉन आर। यहाँ पे क्या देखा अपन ने, ई, चलो पहले इसको नोट कर लो, ठीक है। ये फॉर्मूला यहाँ से ये कंप्लीट, ये लाइन कंप्लीट आपको लर्न होनी चाहिए, ठीक है। एक फॉर्मूला है इसके अंदर, ये सबसे सिंपल फॉर्म है, ये थोड़ा सा उसको और सिंप्लीफाई करा है और ये सबसे ज़्यादा सिंप्लीफाई करा है। तो इस तरीके से आपका ये आर डिस्टेंस पे किसी भी इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टिंग वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड होती है, ठीक है। नोट कर लीजिए अच्छे से, समझ में आ गया है, कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। पहले हम सरफेस के अकॉर्डिंग फ्लक्स निकालेंगे, उसके बाद गाउस लॉ से फ्लक्स निकालेंगे, दोनों इक्वेशंस को इक्वल फ्लो प्रूव करके और फिर ई की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। कर लो, नोट कर लो, पॉज करके कर लिया बच्चों। देखो अब कुछ और दिखा देता हूँ मैं इसके अंदर। अब हम क्या करेंगे, चेक करेंगे रिलेशन को कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के अकॉर्डिंग किस तरीके से डिपेंड करता है। तो यहाँ पे अपन ने फॉर्मूला देखा, E इज इक्वल टू के 2 लैम्डा अपॉन आर, ओके। तो यहाँ पे क्या देखा, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर या E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो यहाँ से हम एक ग्राफ बना सकते हैं जिसके अंदर E और R के बीच में हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो बताइए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो E की वैल्यू डिस्टेंस के साथ क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे E की वैल्यू घटती जाएगी। क्लियर। अब मेरे को एक बात बताइए, यहाँ पे यदि मैं आपको कहूँ कि यदि कोई कंडक्टिंग वायर है, एक कंडक्टिंग वायर के कारण पॉइंट पे और एक पॉइंट चार्ज के कारण किसी पॉइंट पे, तो यहाँ पे ये दोनों R डिस्टेंस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड R पे इन पे कैसे बनेगा, दोनों का कंबाइंड फॉर्म में आपको ग्राफ बनाना है। तो यहाँ पे आप जानते हो कि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर, बट यहाँ पे क्या होता है, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर, मतलब वो ज़्यादा आर स्क्वायर ज़्यादा आप पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की कैसे बनेगी, इधर। तो ये किसके लिए आ गया, वायर के लिए, और ये किसके लिए आया, यूनिट या पॉइंट चार्ज के लिए। क्लियर। तो इस तरीके से आपका फर्स्ट एप्लीकेशन कंप्लीट होता है गाउस लॉ का। सो इस तरीके से आज हमने हमारा फर्स्ट एप्लीकेशन कंप्लीट किया गाउस लॉ का, जिसके अंदर हमने एक लॉन्ग कंडक्टिंग या इनफाइनाइट लेंथ की कंडक्टिंग वायर से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करी। तो इसी तरीके से हम कल एक सिलेंडर की बात करेंगे और परसों नेक्स्ट वीडियो के अंदर उससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक स्फीयर की बात करेंगे और इस तरीके से हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आप अपने टाइम से पढ़ाई करते रहें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।